Subhash Academic English Classes by Subhash Sir. Morning students, myself Mr. Subhash Pal. Today we will discuss about a chapter, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. A Girl with a Basket means टोकरी के साथ एक लड़की, जो कि विलियम सी डगलस जी के द्वारा लिखा गया है। विलियम सी डगलस जी अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो भारत को विजिट करने के लिए, इंडिया को विजिट करने के लिए 1950 में आए थे। यानी भारत को देखने के लिए 1950 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो इंडिया को देखने के लिए आए थे, भारत को देखने के लिए आए थे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में एक लड़की के स्वाभिमान के बारे में बताया गया है और लेखक विलियम सी डगलस जी उस भारतीय लड़की के स्वाभिमान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। वो लड़की 9 साल की एक बच्ची थी, जो कि शरणार्थी की बच्ची थी, जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार थी और ईमानदारी ही हमारे देश का प्रतीक है। वो 9 ईयर्स ओल्ड बच्ची कोई भी चीज़ फ्री में लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक ईमानदार थी, ईमानदार बच्ची थी। अगर आज की सिचुएशन की बात करें तो लाखों लोग ऐसे हैं, अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन वो 9 ईयर्स ओल्ड लड़की, वो 9 साल की छोटी बच्ची अपने देश के, अपने भारत देश के कल्चर और कस्टम को ध्यान रखते हुए वो एक स्वाभिमान का प्रतिमूर्ति थी। हमारे देश का हमारे देश का जो स्वाभिमान है, हमारे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। हमारा देश आज से नहीं बल्कि हज़ारों वर्षों से स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि हमारा देश विश्व गुरु रहा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इस वजह से इसको हम दो वीडियो में ऐड करेंगे, 2 वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये जो फ़ोटोग्राफ है ये विलियम सी डगलस जी के द्वारा विलियम सी डगलस जी का है और ये का नाम है, चैप्टर का नाम है। अब स्टार्ट करने से पहले इस अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ा स्पीडली देख लेते हैं। अबाउट द लेसन यहाँ से स्टार्ट है। A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. A Girl with a Basket, टोकरी के साथ एक लड़की, has been written by William C. Douglas, विलियम सी डगलस जी के द्वारा लिखा गया है। ये जो चैप्टर है A Girl with a Basket विलियम सी डगलस जी के द्वारा लिखा गया है। Who came to India, जो भारत आए थे आफ्टर, बाद में, द पार्टीशन, बंटवारे के बाद, ऑफ द कंट्री माने इंडिया, भारत देश के बंटवारे, इन 1950 1950। विलियम सी डगलस जी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1950 में इंडिया को विजिट करने के लिए आए थे, इंडिया को देखने के लिए आए थे। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वाज फुल द रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। उस समय भारत देश हमारा शरणार्थियों से भरा पड़ा था। कहने का मतलब काफ़ी मात्रा में हमारे देश में शरणार्थी आए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से। हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फेडरेशन। कम्युनल फेडरेशन होता है धर्मांधता, धार्मिक पागलपन के कारण लाखों लोग हमारे देश में शरण लेने आए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। ही हैड कौन? ही यहाँ पे है लेखक। ही हैड यूनिक एक्सपीरियंस। यूनिक एक्सपीरियंस मीन्स होता है एक अद्वितीय, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। जो लेखक है वो कई स्टेशन पे रुके, लेकिन एक स्टेशन था जहाँ पे वो 9 ईयर्स ओल्ड लड़की मिली थी। वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अद्वितीय था, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल था उनके लिए। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स। स्मॉल आर्टिकल्स माने छोटी छोटी चीज़ें। बहुत से जो शरणार्थी बच्चे थे वो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे, लाइक बास्केट, जैसे कि टोकरियाँ एंड फैंस माने पंखे, पंखे और टोकरियाँ वो बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। जो लेखक था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था, मतलब प्रभावित था, इम्प्रेशन से प्रभावित था विद गर्ल, लिटिल गर्ल मीन्स छोटी बच्ची ऑफ 9 ईयर्स, मतलब 9 साल की। जो लेखक था वो 9 साल की छोटी बच्ची से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। दिस इज द रिकलेक्शन ऑफ लेवल एक्सपीरियंस। रिकलेक्शन मीन्स होता है स्मृति, यानी यादगार। दिस ऐसे मैंने ये जो ऐसे है, जो पार्ट है, द रिकलेक्शन याद दिलाता है विद लेवल एक्सपीरियंस माने बहुत ही बहुमूल्य अनुभव को।
यानी जो लेखक का भारत को विजिट करने के दौरान जो वैल्यूएबल था, जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस था, उसमें से ये एक्सपीरियंस उसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये आपका फर्स्ट पैसेज है। इस चैप्टर से पैसेज पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पैसेज में आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली for the Himalaya. I was going as far as Bareilly by the train and then by car to Ranikhet, old British Army hill station located on a 6,000-foot rise opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way station. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. आई हैड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय। लेखक जो है दिल्ली से हिमालय की पहाड़ियों को देखने के लिए चला। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ना, छोड़ना मतलब कि वहाँ से चला। जो लेखक है दिल्ली से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को, पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मैं बरेली तक ट्रेन से गया, यानी ये जो है लेखक है बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक कार से गया। और रानीखेत है क्या? रानीखेत अंग्रेज़ों की एक पुरानी सैनिक पहाड़ी है। रानीखेत ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। जो रानीखेत है वो अंग्रेज़ों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये जो क्या है, जो रानीखेत ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, सर लोकेटेड में से स्थित है ऑन 6000 फुट राइज में से होता है पर्वत श्रृंखला। ये जो रानीखेत अंग्रेजों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है वो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अपोजिट है 120 मील स्ट्रेच स्नो कैप्ड हिमालय। स्नो कैप्ड में होता है बर्फ से ढकी हुई, और इसके सामने अपोजिट, इसके सामने 120 मीटर लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भूभाग है। हिमालय का भूभाग ये क्या स्टेज में से होता है? फैला हुआ भूभाग जिसको कहते हैं। अब स्नो कैप माने बर्फ से ढका हुआ, हिमालय माने हिमालय। इसके जस्ट सामने 120 मीटर लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग। द ट्रेन वॉज स्लो। रेलगाड़ी धीमी गति से जा रही थी, मतलब कि धीमी गति से चलने वाली थी। इट स्टॉप्ड ऑल द वे स्टेशन। वे स्टेशन में होता है कि रास्ते में पड़ने वाले जितने स्टेशन थे वो हर स्टेशन पे स्टॉप करती थी, वो रोकती थी। वो ऐसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप आई संग ओपन द डोर। एट एवरी स्टॉप माने जहाँ पर वो रुकती थी, जहाँ पर वो ट्रेन रुकती थी। आई संग ओपन माने मैं खोलता था, द डोर दरवाज़ा, अपने कंपार्टमेंट माने मैं अपने डिब्बे का, एंड वॉक टहलता था, द प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म पर। जहाँ भी वो रेलगाड़ी रुकती थी मैं अपने उस दरवाजे के, यानी दरवाजे को खोलता था, डिब्बे के दरवाजे को खोलता था, टहलता था। कहाँ पे? उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ रेलगाड़ी रुकती थी। यानी ये आपका पहला पैसेज एंड। अब दूसरा पैसेज स्टार्ट है, यहाँ से देख लेते हैं। ये द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garment. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affair and every major topics the news of the day produce. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking the opinions against official attitude and reports. The platform were packed. प्लेटफॉर्म वर पैक्ड मीन्स होता है खचाखच भरे हुए थे। जो प्लेटफॉर्म थे वो खचाखच भरे हुए थे। किन लोगों से? अब देख लेंगे। सिख से, हिंदू से, मुस्लिम से, व्यापारी से, पुजारियों से,
जो प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पोर्टर मीन्स होता है कुली, बेगस भिखारी, ऑकर्स मीन्स होता है फेरी वालों से। यानी इन सभी लोगों से जो पूरा स्टेशन था वो खचाखच भरा पड़ा था। हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वालों से। यानी इन सभी लोगों से पूरा स्टेशन भरा पड़ा था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट। ऑलमोस्ट लगभग सभी, एवरी वन माने प्रत्येक, वॉज बेयरफुट माने पैदल थे, कहने का मतलब नंगे पाँव थे। बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पाँव। लगभग सभी व्यक्ति जो थे नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और हर कोई व्यक्ति, लूज मीन्स होता है ढीले ढाले, वाइट गारमेंट्स मीन्स होता है सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। मतलब कि हर कोई जो था उसमें सफ़ेद कपड़े, वो भी ढीले ढाले पहने हुए थे। मतलब जो भी लोग थे, जितने भी बेकर्स थे, जितने भी पोर्टर थे, जितने भी भिखारी थे, जितने भी मर्चेंट्स थे, व्यापारी, सब ढीले ढाले सफ़ेद कपड़ों में थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल माने लगभग मैंने 3 लोगों से बात की। बिफोर आई कुड फाइंड, इसके बाद मैं पाया वन ऑफ हु स्पोक इंग्लिश, माने जो कि इंग्लिश बोल सकता था। मतलब कि मैंने लगभग 3 लोगों से बात की। 3 लोगों से बात करने के बाद मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि अंग्रेजी में बोल सकता था, अंग्रेजी में बात कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस। वी वुड टॉक, मैंने बातें की। वी वुड टॉक, वर्ल्ड अफेयर्स में होता है सांसारिक मामलों, मैंने सांसारिक मामलों पर, प्रत्येक बड़े से बड़े विषय पर तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बात करता था। कहने का मतलब वी वो टॉक वर्ल्ड अफेयर, मतलब कि सांसारिक मामलों के बारे में बात करता। लेकिन कहता है कि मैं सांसारिक मामलों के बारे में बात करता था। एंड एवरी मेजर टॉपिक माने हर उस विषय के बारे में बात करता था। द न्यूज़ ऑफ द डे माने उस समय की जो अखबार थे, जो न्यूज़ थी, जो समाचार थे, उसके बारे में मैं बात करता था। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, इस तरीके से मैं राष्ट्र के यानी भारत देश के लोगों की नब्ज़ टोलने की कोशिश कर रहा था। फील द पल्स ऑफ नेशन मीन्स होता है, ये कहावत है, फील द पल्स ऑफ नेशन, किसी की नब्ज़ टटोलना। नब्ज़ टटोलने का मतलब है कि उसके ओपिनियंस को जानना, उसके विचारों को जानना कि आखिर ये व्यक्ति कैसा है और क्या चाहता है। गांव में बोलते हैं कि नब्ज़ टटोलना। नब्ज़ टटोलना मतलब ओपिनियंस जानना, किसी के विचारों को जानना। इस तरीके से जो लेखक था, राष्ट्र के ओपिनियंस, राष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं, उनके विचार क्या हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार से देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था लेखक, और सरकारी व्यवहार, खबरों के विरुद्ध मतों को भी रखता था। यानी ये जो है ओपिनियन मीन्स होता है विचार, ऑफिशियल एटीट्यूड मीन्स होता है सरकारी, एटीट्यूड मीन्स होता है मनोवृत्ति, मतलब कि सरकार के बारे में लोगों की क्या राय है, कि सरकार अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। इस तरीके से लोगों के जो मनोवृत्ति है, सरकार के विरुद्ध जानना चाहता था कि सरकार के विरुद्ध वो क्या चाहते हैं, मतलब कि वो उनके मन में क्या है सरकार के प्रति। और रिपोर्ट्स मीन्स होता है मत। इस तरीके से सरकारी व्यवहार के विरुद्ध और मतों को परखना चाहता था कौन, वो लेखक। ये है आपका सेकेंड पैसेज, यहाँ एंड है। अब थर्ड पैसेज स्टार्ट करते हैं। द रूट ले थ्रू, the route lay through one of the richest of India's agricultural area. This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above the sea level, but tropical. रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ, क्या होता है, रिचेस्ट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ, एग्रीकल्चरल एरिया मीन्स होता है क्षेत्र है, मतलब एग्रीकल्चर मीन्स होता है कि जो किसानी का क्षेत्र है, मतलब कि कृषक, जो कृषि का क्षेत्र है, वो भारत में कई ऐसे उपजाऊ क्षेत्र हैं, बहुत से उपजाऊ क्षेत्र हैं। लेकिन जहाँ से वो जा रहा था, लेखक जा रहा था, वो जो रास्ता था, रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से होकर जाता था। यानी ये जो रूट था, जो रास्ता था, रूट मीन्स रास्ता जो था, सर्वाधिक उपजाऊ यानी रिचेस्ट, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में से एक क्षेत्र से होकर के जाता था। This was the plain of the upper Ganga river.
दिस वॉज द प्लेन, या ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। प्लेन मीन्स होता है समतल मैदान, आप अपर गंगा माने ऊपरी गंगा का, या ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 feet above द सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। मतलब कि 1000 फीट माने 1000 फीट, एबव माने ऊपर, सी मीन्स समंदर, लेवल मीन्स होता है समंदर के लेवल, जो कि समुद्र के तल से लगभग 1000 की फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मतलब होता है बहुत गर्म, लेकिन वो एरिया जो था थोड़ा गर्म था। द गंगा was brown silt swollen with flood waters. It overflow, entertaining thousands of acres of the rice. गंगा नदी जो थी, ऊपर से जो गंगा नदी बह रही थी, वो गंगा नदी भूरी मिट्टी से भरी हुई थी। मतलब कि वह सिल्क, ब्राउन सिल्क, ब्राउन सिल्क में होता है भूरी मिट्टी से सनी हुई। वो जो गंगा का मैदान था वो भूरी मिट्टी से सना हुआ था। सोइलन विद फ्लड वाटर, सोइलन में से होता है फूल चुका था, यानी मिट्टी जो थी फूल चुकी थी या बाढ़ से आई हुई थी। फ्लड वाटर माने जो बहा करके लाई थी, वो मिट्टी जो थी जो बाढ़ से बहा करके जो लाई थी वो थोड़ा फूली हुई थी। आइए देख लें, इट्स ओवरफ्लो इंडेटिंग, इंडेटिंग मीन्स होता है बाढ़, बाढ़ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ द राइस। वो जो बाढ़ थी, बाढ़ इतनी थी उमड़ी हुई, मतलब इट्स ओवरफ्लो, इतना ऊपर थी, इतना ओवरफ्लो मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं उमड़ी हुई थी, और बहाव से हजारों एकड़ धान के खेतों को उसने डुबा रखा था। बाढ़ ने क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ एकड़, एकड़ को राइस माने खेत के, खेत जो चावल के खेत थे, हजारों एकड़ मैदान को उसने डुबा रखा था। टू द नॉर्थ वेयर ग्रेट expanses of grass higher than a man's head and unbroken, except often against clumps of the trees, the home of tigers, elephant, pythons and cobras. टू द नॉर्थ माने इसके उत्तर में, वेयर जंगल ग्रेट एक्सटेंसेस, बहुत बड़े बड़े जंगल फैले हुए थे। अब ग्रास माने जो घास थी, हायर देन ए मैंस हेड माने व्यक्ति के सिर से भी ऊंची थी। उसके उत्तर में जो जंगल थे उसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी, और कहीं कहीं पेड़ों था, झाड़ियों के झुरमुट है। ये जो है आपका ओकेंसेंट क्लम से होता है झुरमुट, हाँ तो ट्रीज माने पेड़ों के, पेड़ों के बहुत बड़े बड़े झुरमुट थे। और उस झुरमुट में क्या था कि होम ऑफ द टाइगर्स, उसमें घर था। किसका किसका घर था? टाइगर चीते का था, एलिफेंट हाथी का था, अजगर का था, और कोबराज जहरीले सांपों का था। पाइथन में से होता है अजगर, जहरीला सांप जो होता है, कोबरा काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, उनके वहाँ पर घर थे, यानी उन झाड़ियों में। एवरी वेयर एल्स देयर वॉज ए फ्लैट लैंड रनिंग थ्रू द हॉरिजन, हॉरिजन में होता है कि क्षितिज, क्षितिज का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप जब ज़्यादा दूरी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है बहुत दूरी पर पेड़ आसमान से टच कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति होती है, ये जो स्पेस होता है, ये जो स्थान होता है, वही स्थान को क्षितिज कहते हैं, जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो एवरी वेयर एल्स देयर वॉज ए फ्लैट लैंड रनिंग थ्रू द हॉरिजन, एवरी वेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग मीन्स होता है ऐसा लग रहा है कि समतल मैदान जो है, रनिंग टू द हॉरिजन माने क्षितिज की तरफ, यानी दौड़ रहा है, यानी जो आसमान को है टच कर रहा है या छू रहा है। बट डॉटेड हेयर एंड देयर by the sacred banyan trees or by row of ficus trees, किंतु कहीं कहीं पर डॉटेस, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद और पाकड़ के पेड़ों की कतारें थी। कहीं पर डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान, बनियान ट्रीज में होता है बरगद के, बाय द रो ऑफ पाकड़ ट्रीज में होता है पाकड़ ट्रीज, यानी पाकड़ के पेड़, यानी पकड़िया जिसको बोलते हैं। और पाकड़ के जो पेड़ थे, सेप्ड लाइक एल्स, एल्स में होता है कि आबनूश का पेड़, जो कि जंगली पेड़ होता है, उस आकार में थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, हैविंग थिक माने बहुत घनी घनी, ट्विस्टेड माने मुड़ी हुई, ट्विस्टेड में होता है मुड़ी हुई, ट्रंक माने बेलें थे, उसमें बहुत घनी घनी और मुड़ी हुई बेलें थी। हॉट हमीड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट,
हॉट हमीड, हमीड मीन्स होता है थोड़ा नम भरी हवा। एयर माने हवा जो थी वॉज मूविंग माने चल रही थी, घूम रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम से। और दक्षिण पश्चिम से क्या था कि बहुत ही नम हवा चल रही थी, नमी भरी हवा जो थी चल रही थी। मंकीज, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, showing off trees at the station looking for the food. monkeys जो थे, some of them mothers, उनमें कुछ मादा थे, मतलब कि जो बंदर थे कुछ नर थे, नर बंदर थे, कुछ मादा बंदर थे, विद बेबीज माने अपने बच्चों के साथ, क्लाइनिंग टू देम उनसे बिल्कुल चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनेथ माने उनके नीचे सवारी कर रहे थे, मतलब कि चिपक करके वो उसके नीचे सवारी कर रहे थे, यानी उनसे चिपके हुए थे। एंड शोइंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन और पेड़ पौधे पर इधर उधर उछल कूद करके, लुकिंग फॉर फूड माने भोजन की तलाश कर रहे थे, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, उछल कूद रहे थे। द विलेजर्स वी पास्ड had walls made of mud mixed with water and cow dung. जिस गांव से मैं गुजरा, लेखक कहता है कि जिस गांव से मैं गुजरा वो गांव हैड एट वॉल्स माने उसकी जो दीवारें थी, मेड ऑफ मड, मड मिस होता है गोबर, मिक्स विद वाटर माने पानी से मिली हुई, काउ डंग माने गोबर। जिस गांव से मैं गुजर रहा था उस गांव की दीवारें जो थी पानी तथा गोबर मिली मिट्टी हुई से बनी हुई थी, मतलब कि पानी और गोबर मिली हुई मिट्टी से बनी हुई थी। Their roof were thatched bundle of grass tied to the bamboo poles stretched across the rafter. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. ड्राइव वॉल्स, अब यहाँ से देखते हैं कि दियर पीक्ड, काउ डंग मिस होता है गोबर, मड मिस होता है सनी हुई कीचड़ जिसको कहते हैं कीचड़। दियर पीक रूफ मिस होता है नुकीली जो छतें थी, वर थ्रेस, थ्रेस मिस होता है फूस, फूस मतलब कि पीक, पीक मिस होता है नुकीली और थ्रेस मिस होता है फूस। और जो उनकी जो छतें थी, उनकी नुकीली छतें छप्पर पड़े हुए थे ऊपर, वो उस पर छप्पर पड़े हुए थे जिसको फूस से बने हुए थे, थ्रेस मिस होता है फूस से बने हुए थे। और घर के जो घास थी वो गट्ठरों से बंधी हुई, बांसों पर बंधी हुई थी। ग्रास टाइड विद बम्बू पोल्स, जो घास थी वो उन बांसों पर बंधी हुई थी जो कि ढालदार बल्लियों के ढांचे पर बंधी हुई थी। स्ट्रेच में होता है फैली होना, यानी बंधे होना, अक्रॉस द रैफ्टर में होता है ढालदार बल्लियों पर, ढालदार बल्लियों पर वो बम्बू जो बांस थे वो बंधे हुए थे और घास की उनकी छत थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, और दैट डे माने उस दिन क्या था कि पम्पकिन वाइन्स माने जो कद्दू की बेल थी, दैट्स ग्रू ओवर देम उस पर उगाई थी, यानी जो पम्पकिन था, जो कद्दू था, उस दिन कद्दू की जो बेलें थे उस पर उगाई थी और फैली हुई थी। ये बेलें जो थी उसकी दीवारों पर, मतलब कि जो ट्रायलिंग ट्रंक्स, ट्रायलिंग ट्रंक्स, ट्रायलिंग ट्रंक्स में होता है कि दीवारों पर जो रंग बिरंगी जो धारियाँ होती हैं, मतलब कि ट्रायलिंग ट्रिक्स में सॉरी ट्रायलिंग ट्रिक्स में होता है धारियाँ, रंग बिरंगी धारियाँ जो थी येलो ने पीले कलर की, वह ड्राइव वॉल्स, ड्राइव वॉल्स, वॉल्स ड्राइव में होता है वो थी नीरस, नीरस मतलब होता है जो भद्दा होते हैं, वॉल्स माने दीवारें। यानी उस दिन कद्दू की बेलें जो थी उस पर फैली हुई थी और ये बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। यानी यहाँ पे आपका तीसरा पैसेज समाप्त है। ट्रैप वॉल्स मिस होता है नीरस जो दिखने में भद्दी हो, वॉल्स माने दीवारें, बबू मिस बांस, ट्रेलिंग स्ट्रिक रंग बिरंगी धारियाँ। इस तरीके से आप लोग का ये जो थर्ड पैसेज है वो एंड हुआ। नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। फोर्थ है एट द स्टेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार, ध्यान से देखेंगे। एट वन स्टेशन माई routine of talking with the people was interrupted as soon as I alighted. A group of young children gathered around me. They were selling basket, had woven had woven reed basket with a simple design and patterns. They held the basket high, shouting words I did not know, but
conveying unmistakably their desires. At one station, यानी एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग माने मेरे जो बात करने का जो रूटीन था, जो जिस तरीके से मतलब कि जो बात करने का जो रूटीन था विद द पीपल लोगों से वॉज इंटरप्टेड. इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधित होना. ये मतलब कि एक स्टेशन ऐसे स्टेशन पे पहुंचा जहां पर उसका जो बात करने चीत करने का जो कार्यक्रम था, एक तरीके से कह सकते हैं रूटीन जो कार्यक्रम था, उसमें रुकावट आई. इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधा पड़ना, बाधा आई. एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा. अलाइटेड मीन्स होता है स्टेशन पर उतरा, ट्रेन से नीचे उतरा स्टेशन पे, तो एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, मैंने एक छोटे छोटे बच्चों का समूह था. गेदर्ड मीन्स होता है घेर लिया. अराउंड में मतलब मुझे चारों ओर से. एक छोटे बच्चों का जो समूह था उसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया. दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड वोवेन रीड बास्केट. दे वर सेलिंग, वो बेच रहे थे. हैंड वोवेन, हाथ से बिनी हुई. रीड बास्केट मीन्स होता है नरकुल की टोकरियाँ. नरकुल होती है, सरकंडा इसको भी बोलते हैं, सरकंडा भी. उसकी जो टोकरियाँ था वो बच्चे जो थे वो बेच रहे थे. विद अ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स, साधारण रूप और आकार की टोकरियाँ. साधारण रूप और डिज़ाइन एंड पैटर्न में तो साधारण रूप और आकार की टोकरियाँ. उनकी जो टोकरियाँ थी साधारण आकार की और सिंपल डिज़ाइन की, साधारण रूप और आकार की वो टोकरियाँ थी. दे हेल्ड द बास्केट हाई साउटिंग फॉर, वो जो बच्चे थे वो बहुत ऊंची आवाज़ लगा करके उनको बेच रहे थे. मतलब कि बहुत तेज तेज से वो बेच रहे थे, बहुत तेज़ी से आवाज़ लगा करके वो बेच रहे थे. दे हेल्ड द बास्केट हाई साउटिंग वर्ड आई डिड नॉट नो बट कॉन्वे अनस्टेबली दियर डिज़ायर. आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वो क्या कह रहे थे. मतलब कि वो जो बच्चे थे उसकी भाषा जो था उस लेखक को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जो लेखक था वो इंग्लिश मैन था. वो इंग्लिश बोलने वाला अमेरिका का एक श्रेष्ठ व्यक्ति था. उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो कहता है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता. साउटिंग वर्ड्स माने वो जो चिल्ला रहे थे, जो चिल्लाते हुए बच्चे थे, उनके शब्दों को मैं नहीं जानता. बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली दियर डिज़ायर्स, लेकिन मुझे उनकी इच्छा जो थी ठीक तरीके से व्यक्त हो रही थी. यानी इच्छाओं के बारे में अनमिस्टेकली से ठीक तरीके से मैं समझ पा रहा था. उनकी इच्छाओं के बारे में मैं ठीक तरीके से समझ पा रहा था. उनके शब्दों को नहीं जान पाया, लेकिन उनकी इच्छाओं के बारे में ठीक तरीके से समझ पाया, जानता था. यहाँ तक हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट करेंगे. अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है और जैसा कि कोई मीनिंग्स वगैरह, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर.